डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नीतियों में टैरिफ सबसे बड़ी नीति बनकर के निकला था, उनके बारे में जानकारी निकली कि 2025 में अब तक 15 साल की सबसे ज्यादा कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया होने के पत्र लगा दिए हैं कि साहब हमें आप दिवालिया घोषित कर दीजिए। यह जानकारी निकली वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस रिपोर्ट में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने आंकड़ों को कलेक्ट किया। उन्होंने जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में 717 कंपनियों के चैप्टर 7 और चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन के आवेदन देखे। अब ये चैप्टर 7 और चैप्टर 11 क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये खबर अपने आप में एक बड़ी खबर के रूप में कंसीडर की गई। मोर देन 700 यूएस कंपनीज वेंट बैंकरप्ट इन 2025, जो कि 14% ज्यादा है पिछले साल से। आंकड़े बताते हैं कि जहां पिछले साल यानी 2024 में 694 कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की थी, इस बार वो बढ़कर के 717 पहुंच गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पहले जो इस मुकाम को हासिल कर रहा है, ये इस मुकाम तक आज तक कभी पहुंचा नहीं था। इससे पहले इससे अधिक नंबर 828 था, जो 2010 में था, जिसे मंदी का असर माना गया था। ऐसे में 717 कंपनियां नवंबर तक बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं। दिसंबर का महीना बाकी है इस रिपोर्ट में ऐड होने में। ऐसे में 717 का नंबर निश्चित ही बढ़ेगा। ये 11 महीने का रिपोर्ट कार्ड है, और ऐसे में अगर यह ज्यादा नंबर होता है तो निश्चित ही ये ट्रंप के लिए उनकी सफलताओं में तो शुमार नहीं होगा। बड़ा सवाल है चैप्टर 11 क्या है और चैप्टर 7 क्या है। अगर कोई कंपनी अपने आप को पुनर्गठन की तरफ ले जाए, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ ले जाए कि भाई हम अपना परिचालन तो जारी रखेंगे, लेकिन इस नाम के तहत नहीं, किसी और कंपनी के साथ मिलकर कर लेंगे क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, उन्हें चैप्टर 11 में अमेरिका में कंसीडर किया जाता है। और चैप्टर 7 में उन्हें कंसीडर किया जाता है जो अपनी संपत्तियां बेचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि साहब हम चल नहीं पाएंगे, हमें अपनी एसेट्स बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम सब अपना धंधा चला पाएंगे। इस तरह से 717 कंपनियों का नंबर निकल कर आया। बड़ा सवाल है, इनमें से सबसे ज्यादा कंपनियां कौन से सेक्टर से थी? तो वो उद्योग धंधे जो इंपोर्ट आधारित थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने ही थे। इनमें सबसे अधिक वृद्धि इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिली, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, परिवहन कंपनियां शामिल हैं। और ऐसे में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तमाम प्रकार के वो सेक्टर्स यहां निकल करके आए जो कि इससे प्रभावित होते हुए दिखे। यह मामला अपने आप में कोरोना के बाद सबसे बड़ा मामला कंसीडर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की जो भी व्यापार नीतियां हैं, उनमें इस तरह का आंकड़ा उन्हें एक बार के लिए सोचने में निश्चित ही विवश करेगा। बड़ा सवाल है कंपनियों के फेल होने के पीछे का रीजन। सबको पता है, टैरिफ लगने के कारण अमेरिका में भी वस्तुएं महंगी पड़ी। इसका मतलब अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का असर आया। अमेरिका में इन्फ्लेशन का असर आया तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए वहां के फेड रिजर्व को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ी। अब दो तर्क हैं यहां पे। ब्याज दरों में कटौती करके महंगाई को नहीं रोका जा सकता, ब्याज दर बढ़ानी पड़ेंगी ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, वो कम खर्च करें और महंगाई को नियंत्रित कर पाएं। दोनों ही तरफ से इन्हें ओवरऑल नुकसान देखना पड़ा। यूएस के प्राइसेस में लगातार, क्योंकि यहां पर जब आपके पास कोई वस्तु महंगी पड़ती जा रही है, लोगों की स्पेंड करने की पावर घट रही है, ऐसे में चीजें महंगी हो रही हैं, तो इन्फ्लेशन 2.7% तक बढ़ी। यहां जानने वाली बात होगी, इन्फ्लेशन का बढ़ना विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देश भी 4 ± 2% का इन्फ्लेशन कंसीडर करके चलते हैं कि हम अधिकतम 2 से लेकर 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन राइज देखना चाहेंगे। अमेरिका जैसा देश 2.7% की अगर इन्फ्लेशन देख रहा है तो यह अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, विशेष रूप से तब जब कोरोना के बाद से यह आंकड़ा बढ़ा हुआ ही है। चूंकि कोरोना काल में ये 8% क्रॉस कर गया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर था, लेकिन उसके सबके पास एक्सप्लेनेशंस हैं। 2020 से पहले ये 2% के नीचे ही रहा करता था। विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसी बात का दंभ भरा करती थी कि हमारे महंगाई नहीं बढ़ा करती है, और इसी के चलते ये लोग इन्फ्लेशन को
रिड्यूस करके या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके इन्फ्लेशन को काउंटर करने का प्रयास करते थे। इंटरेस्ट रेट पे ये तमाम सरकारी प्रयास बताते हैं कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए पहले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई गई। सिंपल सा लॉजिक होता था कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो फिर वो पैसा मतलब सामान खरीदने नहीं जाएंगे, तो महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में लोगों के पास परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन का कारण नहीं थी, अपितु मूल वस्तु जो है वो महंगी पड़ रही है अमेरिका में आकर के, वो उनकी महंगाई का कारण थी। इसी वजह से यहां की जो फेड रिजर्व है वो ये समझने में ही कारगर नहीं हुई शुरुआती समय में कि उन्हें इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखना है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या फिर इंटरेस्ट रेट को घटाना है। ट्रंप इसे ऐसे लेकर चल रहे थे। ट्रंप का कहना था अगर फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाएगी तो लोग सामान खरीद नहीं पाएंगे, तो सामान नहीं खरीद पाएंगे इसलिए इंटरेस्ट रेट घटाओ, घटाने से लोग सस्ता सामान खरीद पाएंगे और लोगों के पास अधिक पैसा होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये ट्रंप की स्ट्रेटजी थी। हालांकि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि महंगाई को ब्याज दर बढ़ा के कंट्रोल किया जाता है ताकि लोगों के पास पैसा कम किया जा सके। हालांकि अमेरिका ने एक विपरीत प्रयोग किया, ब्याज दरें घटाई और घटा करके टैरिफ से हुए नुकसान को काउंटर किया, जिसका ड्रास्टिक असर यह पड़ा कि लोगों ने अपने फंड को कहीं और लगाना शुरू कर दिया। खरीदार को इनसे फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्याज दरों में कटौती से जो पैसा निकल कर आया वो लोगों ने स्टॉक बाजार में लगा दिया या ट्रेडिंग में लगा दिया या कहीं दूसरे बाजार में लगा दिया। ओवरऑल अमेरिका में जिन कंपनियों को जरूरत थी कि उपभोक्ता उनसे सामान खरीदने आएगा वो नहीं खरीद पाया और कंपनियों को बंद होना पड़ा। अमेरिका के अंदर ये बने हुए हालात फिलहाल के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसी कारण से यहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है जो कि 4.6% के आसपास है। ऐसा मानते हैं कि अमेरिका में फिलहाल $25,000 पर मंथ ट्रंप के टैरिफ की वजह से स्मॉल बिजनेस के जो इंपोर्टर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। ट्रंप के इन तमाम प्रयासों के चलते तमाम वो कंपनियां, चाहे वो होम कंपनी हो, डिजाइन कंपनी हो, तमाम वो बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्सी के कगार पर पहुंची। जैसे एट होम ग्रुप जो कि होम फर्निशिंग रिटेलर है, उस कंपनी को अपने टैरिफ बढ़ने की वजह से चैप्टर 1 के अंदर फाइलिंग करनी पड़ी, यानी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइलिंग करनी पड़ी। ऐसे ही आईजी डिजाइन ग्रुप जो अमेरिका की है, इस कंपनी को अपने यहां पर बैंकरप्सी जुलाई 2025 में फाइल करनी पड़ी। ऐसे ही मरेली ऑटोमोटिव लाइट यूएसए, केस लैब, क्लेयर्स, ये तमाम वो कंपनियां निकली जिन्होंने बैंकरप्सी फाइल की। ऐसे ही पॉजीजैन ने बैंकरप्सी फाइल की। ऐसे ही बहुत सारी इंपैक्ट जो मतलब बैंकरप्सी फाइल करने वाली कंपनियां थी, उनमें से जैसे जनरल मोटर्स है उसके ऑपरेशनल प्रॉफिट्स के अंदर कमी देखी गई। वॉलमार्ट में, जॉन डियरे में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, नाइकी में, ये वो तमाम कंपनियां थी जिनके मुनाफों में कमी देखने को मिली। जैसे नाइकी के साथ तो पूरा पूरा वियतनाम से कारोबार प्रभावित होता था, तो इनका $1 बिलियन का एक्स्ट्रा फिस्कल 2026 के अंदर लॉस देखा गया। कुल मिलाकर के ट्रंप की नीतियां अमेरिका में जो असर डाल रही हैं वो देखा। बड़ा सवाल यह है कि इस टैरिफ में अल्टीमेटली भारत से, चाइना से, यहां से जो सामान जा रहा था उनका अमेरिका पर असर हो रहा था। इसका उलट असर भारत पर क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के जीडीपी पर इन सभी घटनाओं का असर पड़ना चाहिए था। यूएस इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था, जिसके पास हम अपना $434 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसका 20% केवल यूएस के साथ करते थे। जैसे ही 50% टैरिफ भारत के ऊपर 27 अगस्त से लगना शुरू हुआ, हमारा जो सितंबर के अंदर 20% ईयर ऑन ईयर जो प्लंज देखने को मिला वो इसी वजह से मिला क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आई। और एक्सपोर्ट्स में कमी आने का बड़ा रीजन था क्योंकि अमेरिका ने हम पर टैरिफ लाद दिए थे। तो जहां हम कुल $434 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका 20% अमेरिका से हो रहा होता है, उसके ऊपर जैसे ही ये टैरिफ घुसता है हमारे एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो एक्सपोर्ट की गिरावट है ये केवल अमेरिका के लिए नहीं, हमारे ऊपर भी असर डालती है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी पर 0.6% का असर, गोल्डमैन सैक का मानना है कि भारत की जीडीपी पर ट्रंप के 50% टैरिफ लगने से 0.6% का असर हुआ है। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर टेक्सटाइल,
हमारे कपड़ों वाला जो मार्केट है, चमड़े का जो मार्केट है, जेम्स एंड ज्वेलरी का, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स का, स्टील और मेटल्स का जो बाजार है, वो ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ से सीधा सीधा प्रभावित हुआ। सीधी सी बात है, जब आपके एक्सपोर्ट 20% किसी एक देश पर निर्भर कर रहे हो तो उस वजह से आपकी जीडीपी पर असर पड़ेगा। इसी वजह से मूडीज ने भारत की जो जीडीपी है उसे 7% से लेकर 6.4% 2026 में क्लेम किया है। मतलब यह है कि भारत की जीडीपी पर ट्रंप के टैरिफ का सीधा असर देखने की बात चल रही है। अब सवाल यह है, अमेरिका पर असर दिख गया, भारत पर असर दिख गया, तो यह तो वैश्विक बढ़त के लिए तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे में भारत क्या आने वाले समय में अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर पाएगा? यह इस साल का सबसे बड़ा सवाल था। इस साल के अंत तक पहुंच गए हैं। कई बार बीच बीच में एक्सपर्ट्स का दावा था कि साल के अंत तक ट्रेड डील हो जाएगी। ताजा अपडेट अभी भी यही है। भारत सरकार का कहना है नेगोशिएशंस अपने द्वार पर हैं। तो जिस दिन नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रेड डील सही से हो जाएंगी, हमारी जीडीपी के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल जानी चाहिए और निश्चित ही अमेरिका को भी इसके फायदे होने लगेंगे। खैर, 2026 से पहले उम्मीद यही करते हैं कि वो 25 जितना खराब ना निकले, क्योंकि 25 ने बाजार में बहुत से सेटबैक्स दिए हैं। फिर चाहे शेयर बाजार हो, टैरिफ का बाजार हो, युद्ध का बाजार हो, पॉलिटिक्स हो, तमाम जगह 2025 बहुत ही ऐसी यादें देकर गया है जिन्हें लोग सोच करके चिंता में अवश्य चले जा रहे हैं। बाकी 2026 की पूर्व में ही बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अभी जाइए, ईयर एंड सेल का लाभ ले लीजिए और हमारे कोर्सेज जो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उन पर 50% ऑफ का सीधा लाभ सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।